नरेंद्र दामोदर दास मोदी। Prime Minister Modi is the boss. He is the most popular world leader for a reason. I think you are an inspiration for the rest of the world. Prime Minister Shri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है। कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दी। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सन 2014 भारत में इलेक्शन होते हैं। भारत में सरकार बदलती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और भारत देश के नए पंत प्रधान बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और 2014 से यही भारत देश की कमान संभाल रहे थे। लेकिन साल 2024 भारत में फिर से जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इलेक्शन भारत का आखिरी इलेक्शन होने वाला है। लेकिन कैसे पिछले कुछ सालों से देश में ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे हैं जिससे कि ऐसा प्रतीक होने लगा है कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वो इंसिडेंट्स कौन से है? आखिर हमारे देश की डेमोक्रेसी धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही है? नरेंद्र मोदी भारत देश पे कैसे राज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारा देश भी नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसा तानाशाही देश बन रहा है? आखिर हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा? आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है। देश में इलेक्शन किए जाते हैं, जनता वोट करती है और जिस प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है और पूरे देश की सरकार उस पार्टी के हाथ में आ जाती है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि इलेक्शन फ्री और फेयर भी होने चाहिए। मतलब कि वोट देते वक्त किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए और हर पार्टी के जितने का इक्वल चांस हो। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीते। वैसे तो नॉर्थ कोरिया और रशिया में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते। रशिया में जो भी पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है तो कभी उसे मार दिया जाता है तो कभी उसे डिस्क्वालिफाई किया जाता है। डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, लेकिन वहाँ किम जोंग उन जिसे कहेगा वही इलेक्शन जीत के आएगा। वहाँ कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से रूल डिक्टेटरशिप का है। दोस्तों, डेमोक्रेसी क्या होती है ये हमने देखा, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही है इसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। बीजेपी आज पूरे भारत में एक लौती ऐसे पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा मनी पावर ये दोनों है। आज बीजेपी इन्हीं दोनों का यूज करके ऑपोजिशन पार्टियों के पॉलिटिशियन खरीदते हैं। बीजेपी पर सबसे बड़ा एलिगेशन ही यही लगता है कि बीजेपी ऑपोजिशन पार्टियों के पॉलिटिशियन को गैर कानूनी तरीके से खरीदता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मध्य प्रदेश के सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया ये खुद मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, जिनकी फैमिली 2 जनरेशन से, यानी इनके पिता माधव राव सिंधिया ये खुद भी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। लेकिन फिर भी ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बदले में इन्हें स्टील एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दे जाती है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ये भी पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, लेकिन बीजेपी इन्हें ऑफर देती है अगर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इन्हें असम का सीएम बना दिया जाएगा। और आगे यही होता है। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम बनते हैं। महाराष्ट्र के एक्स सीएम नारायण राणे इन्होंने 1999 में शिवसेना के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, लेकिन 2005 में ये शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आते हैं। लेकिन 2018 में ये कांग्रेस भी छोड़ देते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और बीजेपी ज्वाइन करते ही इन्हें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की यूनियन मिनिस्टर बना दिया जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग होती ही यही है कि दूसरे लीडर को पावर या पैसों के नाम पर खरीद लिया जाए। लेकिन जब कोई नेता हॉर्स ट्रेडिंग से नहीं मानता तो इनके पास दूसरा तरीका भी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। पिछले साल 14 ऑपोजिशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट की थी कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही है ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ।
ईडी के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ चल रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, बीजेपी पे सबसे बड़ा एलिगेशन ही यही लगता है कि बीजेपी करप्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शरण देती है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तब उन पे शारदा स्कैम का एलिगेशन लगा था। इसी शारदा स्कैम की वजह से कितने सारे लोगों के पैसे डूब गए थे, जिसकी वजह 200 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी शारदा स्कैम की वजह से CBI उन्हें बार-बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती थी। Former Assam Minister Himanta Biswa Sarma, who's reached the CBI office in Kolkata, he will be questioned in connection with the Sardha chit fund scam. Let's get more. लेकिन जैसे ही 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वैसे ही अगले 4 सालों तक हिमंता बिस्वा शर्मा पे कोई कार्रवाई नहीं हुए। जब अमित शाह जी से इसी के बारे क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने इसका आंसर ही नहीं दिया। हिमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। महाराष्ट्र में आए तो अजीत पवार ये महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर भी इरिगेशन स्कैम और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड पे पूरे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप है, जिस पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया था। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। लेकिन जब अजीत पवार बीजेपी के साथ आते हैं तब देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की खुर्ची शेयर करते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जो एक समय अजीत पवार को जेल में डालने की बात किया करते थे। घोटाळ्यामध्ये अजितदारांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। दोस्तों, अगर मैं इसकी समरी दूं तो बीजेपी पे ये एलिगेशन लगा हुआ है कि बीजेपी सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर को पैसे और पोजीशन की घूस देती है। अगर इससे भी कोई लीडर ना माने तो बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज की मदद से उन लीडर्स को अपनी पार्टी में आने के लिए फोर्स करती है। ममता बनर्जी तो बीजेपी की ये हरकत देखकर बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल रही है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। जहां सारे घोटाले और क्रिमिनल्स जाते हैं और बेदाग होकर बाहर आते हैं। दोस्तों, मीडिया को डेमोक्रेसी की 4th पिलर भी कहा जाता है। मीडिया वो होती है जो आम जनता को सही इंफॉर्मेशन दे, आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए, सरकार से सवाल करे। लेकिन क्या आज की मीडिया सही इंफॉर्मेशन दे रही है? मणिपुर पिछले 77 दिनों तक जल रहा था कि किसी मीडिया चैनल ने इस पे डिटेल में बात की। इंडिया में कितने दिनों तक फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या किसी मीडिया चैनल में किसानों की आवाज सरकार तक पहुंची? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या इस पे कोई मीडिया चैनल ने प्रधानमंत्री से सवाल किए? बिल्कुल नहीं। बल्कि इसके पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोस्तों, हॉर्स ट्रेडिंग करना हो, सेंट्रल एजेंसी का यूज करना हो या मीडिया को कंट्रोल करना हो, ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ एक साइड की ही बात नहीं कर सकते। आज भारत पूरे दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत पूरी दुनिया 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज भारत एशिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका श्रेय भी हमें सरकार को देना चाहिए। जहां पहले भारत को एक गरीब देश समझा जाता था, आज वही भारत वेस्टर्न कंट्री से कंधे मिलाकर खड़ा है। आज भारत का UPI पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है। आज बड़े से बड़ा देश UPI को अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। 140 करोड़ लोगों के विचार, सबकी आवश्यकताएं, सबकी जरूरतें, सबकी दिशाएं एक जैसे नहीं हो सकते। हर किसी के अपने अपने विचार हैं, हर किसी को अपने अपने मत मांडने की छूट है। हमें इन सारे मुद्दे को छोड़कर देश के ग्रोथ में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए अपना देश है, उसके बाद बाकी सब। आखिर में कहना यही है, पार्टी कोई भी हो, ये देश रहना चाहिए, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहिए। दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।